बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 उसका फेब मार्च 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। और इससे पहले अगर आप 2021 का फेब मार्च और मई जून के पेपर अगर देखना चाहें तो वो भी आपको फोल्डर के अंदर जो है कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाएं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। एंड प्रैक्टिस करें उनकी। ए लेवल अकाउंटिंग वैसे भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इसका सिलेबस है, और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपके लिए बेहतर है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टी लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मकसद है कि ये कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग अगर आपकी समझ में, वैसे तो अब आप पढ़ रहे हैं लेवल, तो डेफिनेटली आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप अगर यूट्यूब चैनल की, कराची एकेडमी की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ एक लेक्चर मैंने दिया था जो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग लिखा होगा उसके ऊपर फोल्डर पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। तो वो जाकर ज़रूर देखें। वो बहुत डिटेल्ड से मैंने समझाया था कि ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, हम क्यों करते हैं। यहाँ इस सवाल पर समझने के लिए समझ लेते हैं, जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक डायरेक्ट लेबर होती है, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल हो गई, डायरेक्ट लेबर हो गई, और FOH। इन तीनों को मिलकर जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी बनती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो फिर उसके अंदर इन्वेंट्रीज भी आ जाती हैं। ये अब नॉर्मली आप ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है आपका, उसमें एक इन्वेंट्री होती है जो माल बिकने से रह जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इन्वेंट्रीज। रॉ मटेरियल जो आपने ख़रीदा उसकी इन्वेंट्री हो सकती है, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो जाएगी। वर्क इन प्रोसेस, WIP जिसे कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस का मकसद है वो माल जो आप, जिस पे काम आपने शुरू कर दिया था लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो दैट्स वर्क इन प्रोसेस। और फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स भी हो सकती है। ये 3 इन्वेंट्रीज आपको मिलेंगी। ओपनिंग भी दे सकता है आपको सवाल में, और एंडिंग भी दे सकता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इसके साथ साथ इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये प्राइम कॉस्ट बनती है। और इसके अंदर भी मज़ीद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको सवाल में दिए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट हैं, तो वो भी इसको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। प्लस रॉयल्टी अगर दे रहा है वो, नॉर्मली अगर आप फ्रेंचाइज वगैरह लेते हैं किसी किसी फूड चेन, या फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें KFC है, मैकडोनल्ड यहाँ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो एक तो उनकी जो मैकडोनल्ड कंपनी है उसके अपने ओन्ड आउटलेट होंगे, और बाज़ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो फ्रेंचाइज कुछ लोग ले लेते हैं, तो उस फ्रेंचाइज पे फिर रॉयल्टी पे करते हैं। तो ये रॉयल्टी जो है ये भी फिर डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। इन 4 चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग आप कर लेते हैं, और आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलती है। उसके अंदर से FOH का फैक्ट्री ओवरहेड, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रॉयल्टी के अलावा जितने भी खर्चे हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सब वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आते हैं। तो विद दिस इंट्रोडक्शन हम लेट्स सी क्या बैलेंसेस दिए हैं देखते हैं। इसके अंदर सेल्स रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो मैंने बताया था रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, 2 चीज़ें ये फिर प्राइम कॉस्ट में आएंगी। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है, इसमें फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल यूज्ड आपको निकालना होता है। वो बड़ा सिंपल है। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ था, रॉ मटेरियल आपने खरीदा कितना, उसको जमा कर लें, और उसमें से एंडिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर दें, तो रॉ मटेरियल यूज्ड आपके पास आ जाएगा। सिंपल। अगर कैरेज इनवर्ट वगैरह लगा है, इस माल को लाने में किराया लगा है, तो उसको भी प्लस कर लें परचेजेस के अंदर। जैसे रेंट एंड रेट्स दे रहा है, रेंट एंड रेट्स का मकसद है रेंट और उससे रिलेटेड जो टैक्सेस हैं। रेट्स माने टैक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। रेपियर्स के ऊपर इतना खर्चा हुआ। कैरेज इनवर्ट माने जो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल था, इसको लाने के अंदर इतना खर्चा हुआ, तो ये परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर प्लस कर लें। कैरेज आउटवर्ड जो है, जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाएंगे उसके अंदर जाएंगी, और बाकी चीज़ें फिर ट्रेडिंग अकाउंट जो इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे। जैसे सेल्स रेवेन्यू आपने देखा था, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। बाकी हम जितनी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेपियर वगैरह आप देखते हैं, रेपियर जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट्स कर रही है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट्स करती है, वो बताएगा हमें।
कैरेज आउटवर्ड्स जो है ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। और ये देखिए 3 इन्वेंट्रीज जो मैंने आपको बताई थी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो कॉस्ट का मकसद है, कॉस्ट के ऊपर दी हुई है, ये ओपनिंग है। ईयर एंड का मकसद है कि ये ओपनिंग उसने आपको बैलेंसेस दे दिए। इन्वेंट्री एट 1 जनवरी का मकसद है ओपनिंग इन्वेंट्री आपने दी है। एट कॉस्ट आपको लिखा हुआ फिनिश गुड्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। फिनिश गुड्स के अंदर कॉस्ट का मकसद है कि इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपको पता है इन्वेंट्री हम इसके ऊपर करते हैं, तो इस इन्वेंट्री में प्रॉफिट इनका शामिल नहीं है। नॉर्मली जब कोई यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो अपने पास उसी गुड्स को वो बेच रहा होता है, तो वो अपने आउटलेट के ऊपर अपनी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट रख के, मार्कअप रख के, प्रॉफिट रख के फिर फॉरवर्ड करता है। उसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग का एक कंसेप्ट और होता है जिसे हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होती है, इसे मैं आपको एक्सेलेंट एग्जांपल देता हूँ, आपकी समझ आ जाएगी। ये आप देख रहे होंगे गाड़ी, जो मोटर व्हीकल आप देख रहे होंगे, गाड़ियाँ चल रही हैं रोड्स पे। अब टोयोटा है, जैसे इंडस मोटर कंपनी जो है वो क्या करती है, गाड़ियाँ बनाती है। टोयोटा से इनके साथ जॉइंट वेंचर है टोयोटा का, और इंडस वालों का जो हबीब ग्रुप है, इनका जॉइंट वेंचर से फिर इंडस मोटर कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा की गाड़ियाँ बनाती है। तो इंडस मोटर कंपनी क्या करती है, जो गाड़ियां हैं इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स लग रहे होते हैं। कुछ पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं ये, और कुछ जो है वो फिर लोकली मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। कि आपने कितना डिप्लीशन रेट जो है आपका, आपने जैसे कहें कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड आपने कितना, आप तो ओवरऑल सारी चीज़ें अगर इंपोर्ट करें तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। तो डिलीशन कहते हैं उसको, कि आपने जो जो मंगवा रहे थे बाहर से आप माल, उसमें से कितना आपने डिलीट करके लोकली बनाना शुरू करा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? कि गाड़ी है, पहले गाड़ी कंप्लीट आती थी जापान से, और उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो लोकली आपने बनाना शुरू करे, तो डिलीशन प्रोग्राम कहलाते हैं। इसकी एक परसेंटेज होती है कि हर साल डिलीशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी लोकली तौर पे लोगों को रोज़गार मिले और ये चीज़ें हों। अब हबीब ग्रुप जो है वो क्या, इंडस मोटर कंपनी क्या करती है, डिफरेंट वेंडर्स हैं उसके। वेंडर्स का मकसद है जिससे वो ये मुख्तलिफ पार्ट्स खरीदती है। इसमें से कुछ पार्ट्स ये खुद भी बनाती है, लाइक जैसे थल, इनकी अपनी एक कंपनी है थल लिमिटेड के नाम से। तो वो थल जो है उसके अंदर ये खुद भी पार्ट्स जो है डिफरेंट किस्म के मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। अब ये जो डिफरेंट किस्म के ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, तो वो जो पार्ट्स हैं वो डेफिनेटली जब गाड़ियों में लगते हैं, गाड़ियों में लगेंगे वो पार्ट्स जाके, तो वो थल से बनकर फिर दोबारा इंडस मोटर कंपनी के अंदर अगर जाते हैं, तो वो फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? ट्रांसफ़र प्राइसिंग के थ्रू। इसका मकसद है ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो क्या है, एक बड़ी कंपनी है, गाड़ियाँ बनाती है, गाड़ी बनाने के साथ साथ बाहर से भी इंपोर्ट कर रही हैं कुछ चीज़ें, जिससे मिलके मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में ही हो रही है ना। फिर इनकी अपनी ही कंपनी है ग्रुप की, जो डिफरेंट पार्ट्स बना रही है जो इसी गाड़ी के अंदर लगेंगे। तो वो जो कंपनी है वहाँ से जब ये मैन गाड़ी के अंदर लगने के लिए जाएंगे, इंडस मोटर कंपनी जाएंगे, जैसे थल मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, तो इस यहाँ से उठ के या और कोई कंपनी ले लें आप मिसाल के तौर पर समझने के लिए, और कोई कंपनी है इनकी जहाँ पर इनके पार्ट्स बनते हैं, तो वहाँ से जब ये इंडस मोटर कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के कंसेप्ट के तहत होता है। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए समझाया ताकि आपकी समझ आए कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती क्या है। क्या आप एक ओवरऑल बना रहे हैं चीज़ें, और वो जब अपनी ही किसी ग्रुप की कंपनी में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे उनको, तो फिर वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कंसेप्ट है। क्योंकि सवाल के अंदर अक्सर आता है, इसमें भी आया है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली यार ट्रांसफ़र प्राइस होती क्या है। तो ट्रांसफ़र प्राइस होपफुली आपकी समझ में आई होगी। आई गेव यू एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कोई ग्रुप है, अब वो मिसाल के तौर पे कोई अगर फूड से रिलेटेड आइटम वो बनाता है, तो यहाँ क्या करता है, फूड से रिलेटेड जब वो आइटम बना रहा है तो और भी उससे रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी उसी के ग्रुप की कोई कंपनी बनाती है। वो इंग्रेडिएंट्स जब मेन प्रोडक्ट में लगने के लिए जाएंगे तो फिर वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के कंसेप्ट से जाएंगे। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कंसेप्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इसके अंदर ये होता है कि हम क्या करें, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अगर किसी अपनी ही पेरेंट कंपनी
वो ट्रांसफ़र कर रही है तो उस पर प्रॉफिट रखे या ना रखे, तो डेफिनेटली रखना चाहिए, ताकि फिर आपको मोटिवेशन क्या होगा कि आप बना रहे हैं तो उस पर प्रॉफिट तो आप लेंगे ना, चाहे अपने ही ग्रुप की किसी कंपनी को आप दे रहे हैं। एट आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन कहलाती है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मकसद है ट्रांसफ़र प्राइसिंग उस प्राइस के ऊपर होनी चाहिए जो फेयरली मार्केट के अंदर अप्लीकेबल है, कि अगर मैं किसी और से वो माल ख़रीदता तो भी मुझे इतने का ही पड़ता। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग जहन में रखिएगा। हम ये ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई थी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं उसने $66,200 आपको दे दिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। टी लिमिटेड ट्रांसफर्स द फिनिश गुड्स टू द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ए मार्कअप। टी लिमिटेड क्या करती है, इस फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र करती है अपने ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर जहाँ ये माल बिकेगा, ऑफ द इनकम स्टेटमेंट का जो ट्रेडिंग सेक्शन है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी एट ए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के प्लस है मार्कअप, और उसके साथ एक मार्कअप लगा देगी वो, और वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से शो करती है, विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। मार्कअप जो है वो चेंज हो रहा होता है, कॉन्स्टेंट नहीं है। मैंने बताया था ना कि वो इनकम स्टेटमेंट बनाएगी तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं शो करेगी कि भाई क्या प्रॉफिट है, तो इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस है जो उसने बताया। द ट्रांसफर प्राइसेस रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट टी लिमिटेड वुड हैव हैड टू पे इफ द गुड्स वर परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। और ये इस प्राइस के ऊपर मार्कअप होता है कि अगर ये एज्यूम करते हैं कि अगर यही प्रोडक्ट हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमें जितने की पड़ती इतने से ही हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। The transfer value for the year ended 31st December 2019 was $632,000। जो 31st दिसंबर को जो आपने ट्रांसफ़र करी है वैल्यू वो थी $632,400। द मार्कअप फॉर द 2018 ट्रांसफ़र वैल्यू वॉज 20%। के मार्कअप जो था फॉर द 2018 ट्रांसफ़र वैल्यू, जो लास्ट ईयर आपने 2018 की जो ट्रांसफ़र वैल्यू है उसका मार्कअप 20%। तो ये आप जहन में रखिएगा कि मार्कअप इसने लास्ट ईयर का 20% आपको दे दिया है, और ट्रांसफ़र वैल्यू भी इसने दे दी है। इसका मकसद है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब हम बनाएंगे तो उसकी वैल्यू इसने जिस वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर रहा है वो दे दी है। लेट्स सी, इसी तरीके से देखें, ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी हुई थी, उसके बाद उसने आपको एंडिंग इन्वेंट्रीज दे दी। एट 31st December 2019 रेंट एंड रेट्स रिमेनिंग अनपेड अमाउंटेड टू $3,000। रेंट एंड रेट्स जो है वो 3000 के अनपेड हैं, यानी इसका मतलब है ये ड्यू तो हो गए लेकिन आपने पे नहीं करे। तो रेंट एंड रेट्स था कितना, रेंट एंड रेट $72,000 था, इसके अंदर प्लस कर दें $3,000 जो अनपेड है, तो एक्चुअली ये अमाउंट $75,000 की आपके पास आ गई। उसके बाद आगे आ जाए, कहता है द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2019 के अंदर 48,000 जो है वो डेप्रिसिएशन का चार्ज था। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन एज फॉलोज। ये नीचे दिए हुए एक्सपेंसेस जो हैं अपोर्शन होंगे, कुछ फैक्ट्री में जाएंगे जो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जाएंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो सारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप ले जाइएगा। रेंट एंड रेट्स हमें पता था कि 75,000 हो गए थे, अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। इसका ये कहता है 3/5 जो है फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, तो इसका 3/5 कितना बनता है, $45,000। ये FOH में चला जाएगा, और ये $75,000 का 2/5 ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। $30,000 इनकम स्टेटमेंट में, ये इसने देखें आपको दे रहा था। ये इसने बताया रेपियर्स कितनी है आपके पास मेरे भाई, रेपियर्स है आपके पास $18,000 की, ये आप देख रहे होंगे। रेपियर 18,000, इस 18,000 का क्या करना है आपको, इस 18,000 का एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं है, इस एडजस्टमेंट का इसका 3/4 निकाल लें। इसका 3/4 कितना बनेगा, 18,000 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट यू गेट 13,500।
ये FOH में चला जाएगा और -18,000, तो 4,500 जो 2/5 बनेगा, क्योंकि टोटल तो 18,000 है ना, 13,500 माइनस कर दें तो ये परसेंटेज से भी निकाल लें जैसे दिल चाहे, तो 4,500 जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव 1/4 जो है ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है इसने खुद बताया आपको 30,000 डेप्रिसिएशन का चार्ज है, बल्कि 48,000, तो 48,000 का मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कहता है फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, तो 48,000 ज़रब 2 डिवाइडेड बाय 3rd, तो ये बनता है मेरे भाई 32,000। ये FOH में चला जाएगा और 48,000 माइनस 32,000 16,000 जो बाकी बचा आपका वो फिर इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो ये बाइफर्केशन आपके पास आ गई। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है? नंबर 1 में कहता है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की बात कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बड़ा सिंपल सा अकाउंट होता है, आप बना लेते हैं हम उठा के। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल यूज की बात कर लेते हैं। तो पहली हेडिंग रॉ मटेरियल यूज। रॉ मटेरियल यूज़ के अंदर सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री $18,700 आपको दी हुई है। तो 17,000 बल्कि 17,300, सॉरी ये दी हुई है 17,300 ओपनिंग इन्वेंट्री थी। इसमें परचेजेस प्लस कर लें। परचेजेस कितनी दी हुई है? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 400 आपके पास आ गया कि 2,000 और $400 जो है वो आपके पास ये फिगर है, ये आपने यहाँ लिख दी। इसमें कैरिज इनवर्ड को प्लस कर लें। कैरिज इनवर्ड कितना है आपका? मैंने आपको बताया $6,600। तो $6,600 जो है आपके पास ये आ गया। और इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है वो देखें, आपको दी हुई है सवाल के अंदर। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री $18,700, तो ये आपने माइनस कर दी। तो ये रॉ मटेरियल यू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम्ड किया उसकी कॉस्ट आ गई आपके पास। यहाँ तक सिंपल था। डायरेक्ट वेजेस उसने आपको सवाल में दी हुई थी, वो प्लस कर दें। देख रहे होंगे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैंने आपका कहा था कि ये भी लिख दीजिएगा। तो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके पास $8,600 के थे, ये देख रहे होंगे। इसको आपने प्लस कर दिया लाके, तो ये इनको जब प्लस करा तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है। इसमें रॉयल्टी अगर होती तो वो भी लिख लेते, सवाल के अंदर नहीं है रॉयल्टी, तो सिंपल। तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को प्लस करके आपने रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट निकाल ली। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद में FOH की हेडिंग लगा दें। इन्होंने लगाई नहीं है लेकिन आप प्रॉपर लगाएं इसके अंदर FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। इधर चाहें तो आप प्राइम कॉस्ट की हेडिंग लगा दें, ये हेडिंग से अच्छा हो जाता है, ज़रा अच्छा खूबसूरत लगता है आपका। तो उसके बाद रेंट एंड रेंट्स अभी आप देख कर आ रहे हैं, तो तीन ही एक्सपेंसेस थे। रेंट एंड रेंट्स अभी हमने कैलकुलेट किया, तो हमने कैलकुलेट किया था 45,000 का ये था, तो देखें हमने यहाँ 45,000 लिख दिए। और रेपियर्स 13,500 थी, ये मैंने निकाला था अभी आपके साथ, ये FH में चला गया। और उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन आपको 32,000 निकाल कर दिखाया है अभी। तो ये तीन एक्सपेंसेस आपने इसके अंदर प्लस कर दिए। ये आपके पास टोटल इनको प्लस कर दें, यही तीन एक्सपेंस थे। और इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो पहले से माल बन रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको प्लस कर दें और एंडिंग को माइनस कर दें। तो ये आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। इसमें पुराना माल भी पड़ा हुआ था जो आप बना रहे थे, उसमें से कुछ माल बच गया था तो वो प्लस कर दें। ओपनिंग जो पीछे से चला आ रहा था उसे प्लस कर देते हैं। एंडिंग जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसको माइनस कर दें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपके पास आ गई। और उसके बाद उसने खुद आपको बताया है कि ये माल जो उसने ट्रांसफ़र किया है अपने जो भी यूनिट से जहाँ वो बेचता है, उसको उसने इस वैल्यू पे, ये वैल्यू इसने दे दी थी खुद आपको, देख रहे हैं ये वैल्यू दे दी है। इसका मकसद है 632,000 जो डॉलर हैं, $632,400 ये ट्रांसफर्ड वैल्यू है। हालांकि आपकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है, $510,000 आपकी बनती है। तो बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों का $510,000 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो ट्रांसफर्ड वैल्यू दी हुई थी वो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट।
कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट जो है वो इतना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग जो आपने चीज़ें बनाई थी उस पर ये प्रॉफिट आपने बना के फिर ट्रांसफ़र वैल्यू, मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर आ रहा था, मैं इंडस मोटर कंपनी, आपको गाड़ियों की एग्जांपल्स मैंने दी, या किसी और प्रोडक्ट को अगर आप देख लें, तो पेरेंट कंपनी को जब आप चीज़ें बनाकर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपने ही किसी दूसरे यूनिट्स में, तो उस पर प्रॉफिट रख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हम अगर निकालना चाहें तो 122,400 ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी कितनी थी, $510,000। तो मैं अगर परसेंटेज निकालना चाहूँ, 122,400 डिवाइडेड बाय $510,000, व्हाट आई गेट 24%। ये 24% का मकसद है कि मैं जो, और ये चेंज हो रहा होता है हर दफ़ा, क्योंकि देखें उसने खुद भी कहा था कि ये फिक्स नहीं है। द ट्रांसफ़र प्राइसिंग ये कहता है कि विच इज़ नॉट कांस्टेंट, मार्कअप कांस्टेंट नहीं है। टी लिमिटेड ट्रांसफर द फिनिश गुड्स टू द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट at a total production cost plus a markup which is not constant. The transfer prices represents the amount that T Limited would have had to pay if the goods were purchased from an outside supplier, कि अगर outside supplier से होती तो फिर क्या होती। तो ये चेंज था इस दफ़ा, इसलिए हमने इसको 24% आ गया इस दफ़ा ये। तो इस तरीके से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना लिया। उसके बाद वो आपसे क्या कहता है, ये बड़ा सिंपल है, आप पहले भी बना के आए हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर्ड प्राइसेस जो था और ट्रांसफर्ड वैल्यू, वो फिर नया कंसेप्ट होगा आपके लिए जो हमने सीखा। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इनकम स्टेटमेंट जब बनाने के लिए जाएंगे तो सेल्स रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है, सवाल के अंदर देख रहे होंगे आप लोग, सेल्स रेवेन्यू $782,000 जो है ये आपको गिवन था, आपने $782,000 निकाला। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जब आप आएंगे तो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सवाल के अंदर उसने आपको दी थी, देख रहे हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी थी, $55,000 थी। और डेफिनेटली जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री को, तो वहाँ तो आप याद रखिएगा एज एन एसेट वो रिप्रेजेंट होगी। तो इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड करने का फार्मूला है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फार्मूला है, वो एक कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, कि जो भी कम होगी कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू से उसको लेते हैं। तो इसलिए जो भी इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट होता है, जैसे ये इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट है ना इनका, कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने खुद ही एक प्रॉफिट लगा के परसेंटेज और आगे अपने किसी यूनिट्स के अंदर बेच दिया, तो ये इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट है जो ये कंपनियां लगा रही होती हैं, और ये जब तक माल बिक नहीं जाता उस वक्त तक ये रियलाइज नहीं होता, अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ये। तो ये बात आप जहन के अंदर रखिएगा कि ये इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट है जो कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर्ड करके अपने किसी सेक्शन के अंदर भेज रही है और उस पर प्रॉफिट एड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग अपने यूनिट को मोटिवेट करने के लिए कि यार वो कॉस्ट सेंटर नहीं है बल्कि प्रॉफिट सेंटर है। तो मेरे भाई ये कॉस्ट दी हुई थी और इसने सवाल के अंदर आपको बताया ये वाली बात कि वो इनकम ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर जब ट्रांसफ़र करती है तो एट ए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ये मार्कअप के साथ करती है। और लास्ट ईयर का जो मार्कअप था वो इसने सवाल के अंदर दिया था, क्योंकि ये ओपनिंग 2018 से ये 2019 के अंदर ट्रांसफ़र होकर आई है, तो इसके ऊपर जो मार्कअप लगेगा वो इसने बताया था। द मार्कअप फॉर द 2018 ट्रांसफ़र वैल्यू वॉज 20%, तो 20% था और ये रिलेट्स कर रही है उस मार्कअप से, तो यही मार्कअप हम इसके ऊपर लगाएंगे। नया वाला मार्कअप जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 24%, वो नहीं लगाएंगे, वो 2019 के लिए है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो 55,000 है इसका 120% का मकसद क्या हुआ कि 100% तो ये खुद है, 20% इस पर प्रॉफिट एड करके जब हमने वैल्यू लिखी तो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो हमारे पास थी वो 66,000 थी मार्केट प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया। ट्रांसफ़र वैल्यू क्या है कि वो जो ट्रांसफ़र वैल्यू आपके पास आई है जो अभी आप ऊपर कैलकुलेट करके आ रहे हैं, दी भी थी आपको 632,400 जो इस साल आपने बनाई है, वो देखें प्लस करती है इसमें। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दी हुई है आपको, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो उसने आपको दी है ये ट्रांसफ़र प्राइस के ऊपर है, तो जब ट्रांसफ़र प्राइस पे है तो इस पर फिर ऐड करने आप कुछ नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये तो ट्रांसफ़र प्राइस का मकसद है कॉस्ट और उस पर प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करा हुआ है इसने। तो $75,888 यह आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनता है
उसके अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है, उसमें प्रोडक्शन जो आ रही है वो प्लस कर देते हैं और एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। सेल्स में से उसको माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि ये तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट है आपका जो आप माल बेच रहे हैं, लेकिन इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो है आप एक प्रॉफिट और भी ऐड करें, और वो प्रॉफिट जो है कौन सा होगा, ये इसमें ट्रिकी पॉइंट है। प्रॉफिट वो वाला होगा जो मैन्युफैक्चरिंग से भी आपने कुछ अर्न किया है, देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये यूनिट एक्चुअली आपके ही बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी आप ही कर रहे हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप प्रॉफिट कमाया आपने, और दूसरा आप ट्रेडिंग के ऊपर कमा रहे हैं। तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट को ऐड कीजिएगा इसके अंदर लाके, और ये याद रखिएगा कि यहाँ जो प्लस फिगर है वो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप ऐड करेंगे। ये इसका ट्रिकी पॉइंट है, इसको जहन के अंदर बिठा लें, ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो ये फिगर और ऊपर वाली फिगर सेम होगी आपकी, क्योंकि आपकी समझ में भी आ रही होगी कि एक तो आप ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहे हैं। तो ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट था $159,488 था, और मैन्युफैक्चरिंग से जो आपने अर्न किया वो 122,400 जो ऊपर हम देख कर आ रहे हैं, दोनों को प्लस किया तो टोटल प्रॉफिट ये आ गया। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आप प्लस कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके पास 3 है। एक तो वो 75,000 का 2/5 जो हम कैलकुलेट कर कर आए थे, ये 3 फिगर हमने कैलकुलेट की थी ना इसके अंदर। एक तो ये 30,000 था, ये वाला था 30,000 के बाद ये 16,000 था ये वाला, और 16,000 के बाद ये 4,500 था, तो 50,500 ये था, और 66,000, तो वो तीनों मिला के बन गए थे 50,500, और ये इसके अंदर प्लस कर दिया जो दिया हुआ था 66,200, तो 116,700 116,700 ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। कैरिज आउटवर्ड मैंने आपको बताया था, कस्टमर तक माल पहुँचाने में जो खर्चा हुआ वो 16,300 ये सवाल में उसने आपको दिया हुआ था, ये देख रहे होंगे, इसको आपने लिख दिया। और उसके बाद एक चीज़ अब यहाँ एक ट्रिकी पॉइंट है, इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट। देखिए होता क्या है, जब आप इंटरनली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आप देख रहे होंगे जो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, इस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अंदर जो प्रॉफिट शामिल है वो जब तक नहीं बिके, जब तक आप कंपनी रियलाइज़ नहीं करेगी, जब तक ये माल बिक नहीं जाता। इस साल भी आपका कुछ माल नहीं बिका, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की सूरत में आपके पास लिखा हुआ है। $75,888 की जो इन्वेंट्री है, ये अगले साल जब आप इसको लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली ये बिकेगी, टाइम लगेगा, तो जब बिकेगी तो प्रॉफिट रियलाइज़ होगा। तो जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके अंदर से ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने खुद ऐड किया हुआ है अपने पास, उसको माइनस करें, वो सेंसफुल बात भी है। और उसका हमेशा तरीका आप याद रखिएगा कि ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को आप पकड़ लें, और आप देखें कि एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है, देखें ये एक मार्कअप तो इसके अंदर शामिल है, ये आप देख रहे होंगे कि 55,000 का अगर मैं 20% लगाऊं तो 55,000 जो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री थी, इसका 20% कितना आया, 11,000। ये 11,000 जो अनरियलाइज प्रॉफिट था ये इस इन्वेंट्री में शामिल था। तो ये इतना प्रोविज़न जो था आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। प्रोविज़न आप समझ रहे हैं, लाइक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आप समझ लें थोड़ी देर के लिए। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में आप क्या समझते हैं कि जो ऑलरेडी अगर क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप देखते हैं कि इस साल आपको कितना रिक्वायर्ड है, अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं, यानी अगर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है तो फिर रिवर्सल हो जाएगा आपका, और अगर कम बैलेंस पड़ा हुआ है तो फिर आप उसे इंक्रीज़ करके उसकी एंट्री पास कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये जो मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, बार बार इसको याद कर लें। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो ओपनिंग है, ओपनिंग का प्रोविज़न आप सबसे पहले निकाल लें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसका प्रोविज़न आपने देखा कि आपके पास 11,000 ऑलरेडी प्रोविज़न पड़ा हुआ था। अब आते हैं क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में ये $75,888
इसका 24%। आप पूछेंगे 24% क्यों? क्योंकि ये वो जो 2018 से जो इन्वेंट्री आई थी उसमें सवाल में उसने बता दिया था कि 20% मार्कअप है, लेकिन 2019 के अंदर जो भी इन्वेंट्री थी, प्रॉफिट था, हमने उसका मैंने आपको निकाल कर बताया था। अभी 24% आपका यहाँ से मैंने निकाला था, आप देख रहे होंगे ये प्रॉफिट था। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट को हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करके 24% जो है बेसिकली हम प्रॉफिट कमा रहे हैं इसका। तो ये 78,000 की जो इन्वेंट्री आपको मिली नज़र आ रही है, इसका 24% निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो 75,888 मल्टीप्लाइड बाई 24% क्या आता है? क्योंकि ये जो चीज़ है ना 24 डिवाइडेड बाय 124, इसकी वजह यह है कि देखिए ये जो फिगर है ये एक्चुअली 100% फिगर नहीं है। ये 120, क्योंकि 100% कॉस्ट थी, उस पर 24% प्रॉफिट आपने ऐड किया, तो उसके बाद ये 124% फिगर है जिसमें से आप 24% अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? 75, इसमें यह ट्रिकी पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। ये 14,688 ये आ गया। अब देखेंगे कैसे निकाला? 24 डिवाइडेड बाय 124, समझ आ गया आपके? क्योंकि ये एंडिंग इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो एक्चुअली 124% फिगर है, क्योंकि इसमें कॉस्ट 100% है और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है वो 24% इसमें ऐड किया, तो 124 है, इसे नीचे रखिएगा और 24% प्रॉफिट आपने निकाल लिया। तो इसका मकसद है कि एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट आपको रिक्वायर्ड है इस साल, वो 14,688 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब आप फौरी तौर पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरह जाकर देखें, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के अंदर कितना था? 11,000 था। तो इसका मकसद है जो आपके पास पहले ओपनिंग पड़ा हुआ था वो कम था और आपको रिक्वायर्ड ज़्यादा है। तो 14,688 में से ऑलरेडी 11,000 ओपनिंग में था, वो माइनस कर दें 3688। ये 3688 जो है ये बेसिकली प्रॉफिट है जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, जिसको आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। ये भी आपने कमाया नहीं है और इतना प्रॉफिट क्योंकि आपने नहीं कमाया है तो इसलिए आप उसे इनकम स्टेटमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर वो शामिल है, वहाँ से माइनस करें ताकि सही पिक्चर आपके पास आए। तो इस तरीके से ये वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। आप पूछेंगे देखिए हो सकता है अगर ये वाली फिगर ज़्यादा होती है, ये फिगर जब ज़्यादा होगी जो ओपनिंग आपके पास ज़्यादा आ जाएगी। इसका मकसद है कि ओपनिंग जो माल बचा है आपके पास वो कम बचा है, ओपनिंग ज़्यादा थी, तो इसका मकसद है ओपनिंग में से भी माल बिक गया और आपके पास माल एंडिंग इन्वेंट्री कम है। लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास अगर ज़्यादा है तो इसका मकसद है फिर नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको, और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने में भी जो भी प्रोविज़न है आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ उससे आप माइनस करें इसको, इस वाले को। तो ओपनिंग ट्रिक याद रख लें, पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का निकाल कर रखा करें आप एक तरफ, फिर एंडिंग का निकालें और देखें अगर रिक्वायर्ड ज़्यादा है, अगर ये फिगर कम होती तो फिर हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरह ये कैलकुलेशन होती है। टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ओपनिंग वाला जो है आप ये समझ लें कि ओपनिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस में जो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देता था ना वो क्रेडिट में पड़ा हुआ, बस ये समझें ये वो बैलेंस है। एंडिंग का कैलकुलेट कर देख लें कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड है तो उसको फिर माइनस कर दीजिएगा, और अगर ये ऊपर दी हुई फिगर ज़्यादा आ रही है तो फिर इसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दें। बस ये इसकी ट्रिक थी। इसीलिए देखें ये 3688 जो है हमने क्या करा, इसको हमने माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट की जो फिगर है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट प्लस करके जो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आई थी। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर $145,200 आपके पास आ गया। ये फिगर आपने कैलकुलेट करी और देखी किस तरीके से आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया। ट्रिकी पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया था। इसमें क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एट विच फिनिश गुड्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 में कितने से शो होगी? तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था कि इसके अंदर से जो $75,888 हैं उसके अंदर से आप ये फिगर माइनस कर दें। ये जो 14 हमने निकाली भी है ये प्रॉफिट है, लेकिन अभी हम निकाल के 24% आए थे ना इसका 14,688, ये इसका प्रॉफिट इसमें शामिल है, वो माइनस कर दें। कॉस्ट के ऊपर आपके पास जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट था
क्योंकि अनरियलाइज इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये माल बिका नहीं है। अभी आप भी दोहरा लें अपने पास कि ये माल बिका नहीं है। जब तक नहीं बिकेगा कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी। इसलिए जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको शो करते हैं तो इसकी कॉस्ट पे शो करते हैं। वो प्रॉफिट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट इसमें शामिल था वो माइनस करके इसको कॉस्ट पे ले आते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी इसकी। एक्सप्लेन विद द सपोर्ट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन फिनिश गुड्स इन बोथ द इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आप किस तरीके से शो करेंगे। एक तो प्रूडेंस कंसेप्ट है, ये जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जा रहे हैं ये प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने नहीं कमाया है तो इन्वेंट्री को हम उसकी कॉस्ट के ऊपर शो करेंगे। ये प्रूडेंस हमसे कहती है कि भाई जो एसेट हैं वो अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर शो होने चाहिए, अपनी कॉस्ट के ऊपर होने चाहिए। उस पर मार्केट वैल्यू जो है आप उसको ऐड ना करें, प्रॉफिट उस पर ऐड ना करें, जो रियल पिक्चर है वो दिखाएं। प्रॉफिट एसेट्स नॉट ओवर स्टेटेड, इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आप अगर आपका एसेट ओवर स्टेटेड हो जाता, अगर ये इन्वेंट्री $75,888 के ऊपर शो होती तो डेफिनेटली 61 पे होनी चाहिए थी, ज़्यादा होती तो एसेट आपका ओवर स्टेटेड हो जाता। एसेट आपका ओवर स्टेटेड होता और प्रॉफिट भी आपका क्या होता, प्रॉफिट भी आपका ओवर स्टेटेड हो जाता। क्यों ओवर स्टेटेड हो जाता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम हो जाती। एंडिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई और प्रॉफिट जो है आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये जो एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है इसकी जगह अगर मैं कम फिगर लिखूँ लाके, कॉस्ट अगर मैं करूँगा तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये ज़्यादा है इसलिए ये फिगर कम है, इसको यहाँ कम करूँगा ये फिगर बढ़ जाएगी। तो जब हम ये वाला काम करते हैं तो प्रूडेंस ये कहती है कि भाई ओवर स्टेटेड ना करें इसको। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है या अनरियलाइज प्रॉफिट जो है इसमें रियलाइजेशन कंसेप्ट इस्तेमाल होता है रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू ये वो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर अनरियलाइज प्रॉफिट को आप माइनस नहीं करेंगे तो आप वो रेवेन्यू जनरेट रियलाइज़ कर रहे हैं जो एक्चुअली आपने कमाया ही नहीं है। क्योंकि जब तक ये इन्वेंट्री बिक नहीं जाती उस वक्त तक ये आपकी अर्निंग नहीं बनेगी, रेवेन्यू नहीं बनेगा। प्रॉफिट इज अनरियलाइज बिकॉज गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड टू कस्टमर, अभी तक ये माल बिका नहीं है। अनरियलाइज प्रॉफिट डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफर वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज शोइंग द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो अभी हम कर आ रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाने के लिए उसकी हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया था, जैसे आप देख रहे हैं अनरियलाइज प्रॉफिट को। इन्वेंट्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोइंग इन्वेंट्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इंक्रीज इन अनरियलाइज प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट। अभी मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि इंक्रीज हो रहा है अगर प्रॉफिट, ये मैंने कहा था ना, इंक्रीज अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनकम स्टेटमेंट में से डिडक्ट करेंगे। और इसका दूसरा वाला कंसेप्ट मैंने बताया, अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर ये प्रोविज़न डिक्रीज हो रहा है तो फिर प्लस करेंगे। तो ये आपके पास ये कंसेप्ट हो गए जो आपने देखे। एडवाइस द डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड वेदर और नॉट दे शुड कंटिन्यू बेसिंग द ट्रांसफर प्राइसेस ऑन द प्राइस पेड टू आउटसाइड सप्लायर। अभी इस वक्त करंट ये करते हैं कि अपनी जो भी ट्रांसफ़र प्राइस है उसके ऊपर इन्होंने बेस बनाया हुआ है किसको, वेंडर को, कि अगर बाहर से माल खरीदते हैं तो जितने का वो हमें देता है इतना ही मार्कअप जमा करके हम अपनी इन्वेंट्री को भी हम जो है वो ट्रांसफ़र वैल्यू के ऊपर शो करेंगे उसी रेशो से, जिस रेशो से ये माल अगर हम बाहर से खरीदते हैं हमें पड़ता है। तो इसमें यह है कि इट कैन हेल्प टू बैक मोर मीनिंगफुल प्राइस कंपैरिजन, क्योंकि प्राइस आपकी कॉपरेटिव है, आप वेंडर्स को देख रहे हैं तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो प्राइस कंपैरिजन तो आसान है, आपको बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं ले रहे हैं, मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भी मोर मोटिवेटेड टू कंट्रोल कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि यार हम प्रॉफिट कमा के कंपनी को दे रहे हैं तो हमें बोनसेस अच्छे मिलेंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। तो एक मोटिवेशनल पॉइंट तो है कि यार इतना प्रॉफिट हम कमा के दे रहे हैं कंपनी को। अगेंस्ट क्या है, द प्रोसेस में भी टाइम कंज्यूमिंग इंटरनली, क्योंकि आप कर रहे हैं अब प्राइसेस मार्केट के हिसाब से कलेक्ट करना और फिर उसको बेस बना के करना, तो इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज यू हैव टू नो द होल मार्केट कि आपकी जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ किस किस रेट के ऊपर बिक रही है। द प्राइस ऑफ द आउटसाइड सप्लायर में फ्लक्चुएट थ्रू आउट द ईयर, फिर ये कि आप तो किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर जो प्राइस है उसको आप लेके चल पड़ते हैं, हालांकि उसके प्राइसेस हो सकता है कि पूरे साल चेंज हो रही हो, तो फिर पूरे साल की प्राइसेस लेके आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो कंपनी अगर समझती है एट द एंड ऑफ द डे कि ये उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो ये करती रहे, तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखे। और अगर वो समझ रही है कि यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो फिर इसको छोड़ के किसी और बेसिस को ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग।
वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सवाल आता रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने करा, इसके अनरियलाइज प्रॉफिट की ट्रीटमेंट खास तौर पे आपने देखी क्या होती है। होप आपकी समझ में आया होगा इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इस सिलसिले को जो हम बढ़ा रहे हैं आगे भी बढ़ाएं, अपने दोस्तों को अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।